वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम द लॉ शो के साथ मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारे प्रोग्राम को ख़त्म होने में अब थोड़ा सा वक्त रह गया है, इसलिए बगैर कोई वक्त ज़ाया किए हुए अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम जी, कौन सा बोल रहे हैं? आंटी को हेलो हाँ, जी जी, कौन सा बोल रहे हैं? ये अली बात कर रहा हूँ जी। अली साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है जी, मैं 2006 में इस मुल्क में आया था, ठीक है। तो मुझे अभी 10 साल हो गए हैं, तो मैंने कोई केस अपना नहीं डाला और कोई यानी कि नहीं किया। तो मैंने इधर फिर यहाँ पे ब्रिटिश नेशनल के साथ शादी की है। तो बराए मेहरबानी मुझे ये बताएं मेरे लिए क्या चीज़ बेहतर रहेगी, क्योंकि मैंने कोई केस नहीं डाला, मुझे कोई नहीं पता इस चीज़ का। देखें, बात यह है कि अगर आपने ब्रिटिश नेशनल के साथ शादी की है, आप ओवर स्टेयर हैं, आपने अगर कोई केस भी नहीं डाला, तो यहाँ से आप स्पाउस वीज़े के लिए यहाँ से आप नहीं अप्लाई कर सकते। आपको वापस अपने मुल्क जाके और वहाँ से स्पाउस वीज़े के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं स्पाउस वीज़े के लिए कि आपकी वाइफ की इनकम कम से कम 18,600 पाउंड होनी चाहिए। अगर कोई ऐसी वजह है कि जिसकी वजह से आप वापस अपने मुल्क नहीं जा सकते, ऐसे कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं, तो वो सारा फिर एक अलग सिचुएशन है। और ऐसे में फिर आप यहाँ पे एक अपनी प्राइवेट फैमिली लाइफ की बेसिस पे यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं कि, लेकिन उसमें सारा आपको अपना डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा, सारा होम ऑफिस को एक्सप्लेन करनी पड़ेगी सिचुएशन कि कितना अर्सा आपको यहाँ पे रहते हुए कितना आपके स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कनेक्शंस हैं और अपने मुल्क में आपके कितने टाइज हैं, नहीं हैं, क्यों आप अपने मुल्क में जाके वहाँ से वीज़े के लिए नहीं अप्लाई कर सकते। तो ये सारी चीज़ें उस बेसिस पे फिर यहाँ पे आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, लेकिन फिर होम ऑफिस की डिस्क्रेशन है कि वो यहाँ से आपको देते हैं या नहीं देते। तो ऐसी सूरत में मेरा मशवरा यही है कि आप किसी वकील के पास जाके अपना केस डिस्कस करें, ताकि अगर आपकी यहाँ की एप्लीकेशन हो सकती है तो फिर उस बेसिस पे उसको वो किया जाए। ऑफ कोर्स अगर आपका कोई बच्चा हो जाता है या अगर आपका कोई बच्चा है या वाइफ प्रेग्नेंट है तो वो आपकी एप्लीकेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 जी जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम जाकिर साहब। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? जाकिर साहब मैं जवेद बोल रहे हैं। जाकिर साहब जी जी, पता 2008 ਚ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ इलीगल आया सी। बच्चे फिर मेरे बच्चे बीवी ब्रिटिश थे लेकिन मैं इलीगल ਸੀਗਾ। मैं 2009 ਚ केस पाया FLRO वकील ਦੇ ਥਰੂ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨਰੀ ਲੀਵ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 28 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨਰੀ ਲੀਵ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ 11 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਡਿਲੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨਰੀ ਲੀਵ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਵਾ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਅਪਲਾਈ ਅਗਰ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਅਗਰ ਮੈਂ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ 2017 ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ 11 ਮਹੀਨਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਡਿਊ ਵਾ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨਿਟ ਡਿਊ। लेकिन कुछ लोग कह रहे ने लेकिन तेन अकाउंट करना पैना, कुछ कह रहे नहीं 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ करेगा। मैं बड़ा कन्फ्यूजन का शिकार है। इस तरह काफी लोग ने सर ਜਿਹੜੇ ना वो समझ नहीं लगती भी कहते फीस ज़ाया ना हो जाए। देखें बात यह है कि आपको पहले उन्होंने डिस्क्रिशनरी लीव दी, ठीक है, 3 साल की। हाँ जी। और 3 साल जब आपकी डिस्क्रिशनरी लीव दी होम ऑफिस ने, तो उस लीव के ख़त्म होने से पहले आपने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर दिया, ठीक है? बिल्कुल सही, ऐसा ही है? बिल्कुल सही जी। हाँ जी, अगर ऐसा है तो जब आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करते हैं अपने वीज़ा ख़त्म होने से पहले, तो जितना टाइम लगता है आपको होम ऑफिस को वो एप्लीकेशन डिसाइड करने में, 2 महीने लगते हैं या साल लगता है, उस दौरान आप लीगल रहते हैं और आपकी जो लास्ट स्टेटस है यानी कि लास्ट आपकी डिस्क्रिशनरी लीव थी वो कंटिन्यू होती है, ठीक है? मैं बेनिफिट लेता था, बेनिफिट वो समझ में लेता रहा। तो वो आपका जो लास्ट वीज़े का जो स्टेटस है वो कंटिन्यू होता है, वो चलता रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 11 महीने होम ऑफिस ने जो लगाए कंसिडर करने में, इस दौरान आपके पास टेक्निकली और कानूनी तौर पे आपके पास डिस्क्रेशनरी लीव टू रिमेन थी, ठीक है? जो 11 महीने होम ऑफिस ने आपकी एप्लीकेशन कंसिडर करने में लगाई, तो उस दौरान आपके वो डिस्क्रिशनरी लीव टू रिमेन थी। तो मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से आप उसको काउंट करेंगे
और अगर वो उसको मिला के आपको 6 साल अभी पूरे हो गए हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 साल आपने डिस्क्रेशनरी लीव पे गुजार लिए हैं। तो आपका बेशक वीज़ा अगर साल रहता है तो आपको उसको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपके 6 साल पूरे हो गए हैं और उस बेसिस पे फिर आप इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो जॉब मिल गया होगा और समझ पड़ गई होगी। जी बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 जी जी हेलो, आपकी कॉल थ्रू हो चुकी है, आप बात करें। हेलो जी, आपकी आवाज़ बहुत हल्की सी आ रही है, ज़रा ऊंची आवाज़ में बात करें और आपकी कॉल थ्रू हो गई है। जी कौन बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? आप टीवी बंद कर दें प्लीज़, क्योंकि आपकी आवाज़ बिल्कुल सही नहीं आ रही। हेलो हेलो आप टीवी प्लीज़ बंद कर दें, अगर अपने जी आप टीवी प्लीज़ बंद कर दें और काइंडली दोबारा कॉल कर लें, हमें बिल्कुल सही नहीं आ रही आवाज़। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 जी हेलो, कौन सा बोल रहे हैं? मैं बर्मिंघम से बोल रहा हूँ। जी जी बोलिए, कौन सा बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? मेरा जैसे 2.5 साल का वीजा मिला था बच्चों के थ्रू में, जी जी तो मैं नेक्स्ट मंथ में मैंने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना है। हम्म। तो मुझे कितना टाइम लगेगा जो एक्सटेंशन क्या है? एक बात और है ना, मैंने जो मेरे पास काम के पेपर नहीं है, तो मेरी वाइफ के पास है जो 2.5 साल उसने काम किया है, उसका सारा पेपर है, तो उसके पेपर चल जाएंगे। जी देखिए, अगर आपको बच्चों के और वाइफ की बेसिस पे वीज़ा मिला है, वाइफ आपके काम कर रही हैं, आपने किसी किस्म के बेनिफिट के लिए नहीं अप्लाई किया, तो उसके वाइफ के पेपर्स बिल्कुल चल सकते हैं अगर वो काम कर रहे हैं। और जहाँ तक टाइम का ताल्लुक है, नॉर्मली तकरीबन 3 महीने के अरसे में आपकी एप्लीकेशन, आप बाय पोस्ट अगर एप्लीकेशन करते हैं तो नॉर्मली 3 महीने के अरसे में एप्लीकेशन जो है वो डिसाइड हो जाती है। बहुत शुक्रिया। जी जी बोलें। हेलो जी बोलें। हाँ, तो जो NSF की फीस है वो साथ में निकालते हैं? जी जो फ़ीस है, जो हेल्थ सरचार्ज, जो NHS की फ़ी है, वो आपको 500 पाउंड पे करने पड़ेंगे। आप एप्लीकेशन के साथ भी कर सकते हैं और मतलब एप्लीकेशन करने से पहले, और अगर वो अभी फ़िलहाल नहीं दे सकते तो फिर आप एप्लीकेशन कर सकते हैं होम ऑफिस को बग़ैर फ़ीस दिए हुए, और फिर होम ऑफिस आपको लिखेगा कि जी 10 दिन के अंदर अंदर आप ये फ़ीस पे कर दें, वरना वो आपकी एप्लीकेशन जो है वो नहीं कंसिडर करेंगे। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि फिर बात को पे कर दें जब उनकी तरफ से कोई जवाब आता है। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो सर, मेरा नाम बशीर है। जी अस्सलाम वालेकुम बशीर साहब। जी सर, मेरा सवाल ये है कि मैं यहाँ 2012 के पहले जो कानून थे इमिग्रेशन के, उनके तहत 2013 में स्पाउस वीजे पे आया था। मेरा स्पाउस वीजा उन्होंने दिया था हमें 27 महीने का, 27 मंथ्स का, व्हिच वाज सपोज्ड टू बी एंडिंग इन दिसंबर 2015। जी तो लेकिन 2014 सितंबर 4 को मुझे सिंपल कॉशन मिल गया पुलिस के द्वारा। तो जब मैंने अपना इंडेफिनिट के लिए अप्लाई किया 2015 दिसंबर में, तो उन्होंने मेरा इंडेफिनिट रोक के मुझे लीव टू रिमेन दे दी 2 साल की, जी सेइंग दैट कि आपके 24 महीने पूरे नहीं हुए हैं सिंपल कॉशन के, इसलिए हम आपको इंडेफिनिट नहीं दे सकते हैं, एंड वी आर गिविंग यू एन एक्सटेंडेड लीव टू रिमेन फॉर 2 years। जी तो और उन्होंने ये भी कहा कि जब आपके 24 महीने सिंपल कॉशन के पूरे हो जाएंगे तो आप अपना इंडेफिनिट दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। जी तो मैं सिर्फ यही चीज आपसे कंफर्म करना चाहता हूं कि क्या ये चीज पॉसिबल है कि मेरे सितंबर 2016 में 24 महीने सिंपल कॉशन के पूरे हो जाएंगे, उसके बाद क्या मैं इंडेफिनिट के लिए सितंबर में ही अप्लाई कर सकता हूं? दूसरी चीज, जो मैंने उनको फीस दी थी सेम डे के तहत इनडेफिनिट के लिए 1500 पाउंड की, तो चलिए 400 पाउंड उन्होंने सेम डे के नहीं दिए थे, तो क्या वो जो डिफरेंस ऑफ फीस है वो रिफंड होगा या दैट इज फोरफीटेड? देखिए बात ये है कि जिस तरह आपने कहा है कि उन्होंने आपको कहा है कि जब आपके 24 महीने, होम ऑफिस ने कहा कि जब 24 महीने आपके क्वेश्चन को पूरे हो जाएं तो आप इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से सही कहा है, और आपको जब 24 महीने पूरे हो जाते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि आपको पुराने रूल्स के हिसाब से
आपको स्पाउस वीज़ा मिला था, लेकिन कॉशन की वजह से आप इंडेफिनिट आपको नहीं मिल सका था, लेकिन आपको जो है पुराने रूल्स के हिसाब से आपको उन्होंने लीव एक्सटेंड कर दी 2 साल की। तो बिल्कुल अगर होम ऑफिस ने भी कहा है ये बात कि अब 24 महीने जब आपको पूरे हो जाते हैं कॉशन मिले हुए, तो आप इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे इसमें कोई शुबा नहीं है कि ऐसा आप नहीं कर सकते, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। ये पहली बात। दूसरी बात, जो फ़ीस की आपने बात की, सेम डे सर्विस की, आप होम ऑफिस से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि चूँकि आपने सेम डे सर्विस के लिए आपने एप्लीकेशन की थी, जो कि आपको सेम डे डिसीजन नहीं मिला था या जितना भी टाइम लगा था वो सारा आप एक्सप्लेन करके उनसे इस चीज़ की रिक्वेस्ट कर सकते हैं और होम ऑफिस को कंसिडर करेगा। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? मैं मोहम्मद बात कर रहा हूँ ब्रैडफोर्ड से। जी मोहम्मद साहब बोलिए। मुझे अपने बेटे के हवाले से सवाल करना था कि मैंने टियर 1 जर्नल की बेसिस पे इंडेफिनेट लिया और उसके बाद मेरी जो है नेशनलिटी भी हो गई है लास्ट ईयर नवंबर में। मेरे 3 छोटे बच्चे, उनकी भी हो गई है। वाइफ का मैंने डाला हुआ है नेशनलिटी के लिए। सवाल ये है कि 19 साल का मेरा बेटा है, उसकी हमने लास्ट ईयर इंडेफिनेट करा दी थी, तो क्या वो अभी मजीद 1 साल वेट करे या उसकी भी नेशनलिटी डाल दें? नहीं, उनको 1 साल वेट करना पड़ेगा। जी। सेकंड इस चीज से रिलेटेड ये है कि वो जब हमने इंडेफिनेट डाला था तो वो मेरे डिपेंडेंट थे, इस वक्त भी मेरे साथ ही रहते हैं, तो स्टिल उनको डिपेंडेंट ही रहने दूं मैं अपना, या जैसे वो मॉर्गेज पे हम घर देख रहे हैं तो वो ले सकते हैं या वेट करें? देखें, अगर वो डिपेंडेंट नहीं भी रहते आपके, तो उनका जो अब क्योंकि इंडेफिनेट तो उनको मिल चुका हुआ है ना, तो नेशनलिटी पर्पसेस के लिए कोई ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो आप पे डिपेंडेंट ही हों। अगर वो डिपेंडेंट नहीं भी हैं तो वो अपने तौर पे नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एज़ लॉन्ग एज़ उनको यहाँ पे रहते हुए 5 साल हो गए हों और इंडेफिनेट को मिले हुए साल हो गया हो। हाँ, इस साल तो 7 साल हो जाएंगे उनको। जी, तो मैं तो खाली रिक्वायरमेंट बता रहा था। तो अच्छा, और कोई मेरा डॉक्यूमेंट लगेगा जब ये नेशनलिटी अप्लाई करेंगे? नहीं, वो इंडिपेंडेंटली अपने बेसिस पे, क्योंकि जब आप इंडेफिनेट के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर उसमें वो जिस कैटेगरी में वो आए हैं एज अ डिपेंडेंट उन्होंने अप्लाई किया है, लेकिन जहाँ तक नेशनलिटी के लिए कोई अप्लाई करता है और अगर ओवर 18 हो वो, तो अपने बेसिस पे अप्लाई करते हैं और उसके लिए आपका डॉक्यूमेंट जो लगाना कुछ ज़रूरी नहीं है। जी बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन सा बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? जी, मैं अफजल बात कर रहा हूँ और एसेक्स से बात कर रहा हूँ। और मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पास EU रेजिडेंट कार्ड है, शादी मैंने की थी EU नेशनल से, तो मेरी वाइफ जो है वो काम नहीं करती है, लेकिन मेरे पास कम्प्रिहेंसिव मेडिकल इंश्योरेंस मौजूद है डे 1 से। तो क्या इस बेस पे 5 साल अगर मैं कम्प्रिहेंसिव मेडिकल इंश्योरेंस बरकरार रखता हूँ तो क्या मैं एलिजिबल हूँ इंडेफिनेट के लिए? तो आपकी वाइफ जो है EU नेशनल है ना? जी, मैं वाइफ EU नेशनल है। तो उनके पास भी है कि नहीं मेडिकल इंश्योरेंस? जी उनके पास है कि नहीं? जी, उनके पास कम्प्रिहेंसिव मेडिकल इंश्योरेंस है, बिल्कुल वो काम नहीं करती। जी, और आप काम कर रहे हैं? मैं फुल टाइम काम कर रहा हूँ। जी, तो फिर आप उस बेसिस पे परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली आपकी वाइफ जो है वो ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रही है बीइंग अ सेल्फ सफिशिएंट पर्सन, और वो सेल्फ सफिशिएंट इसलिए हैं कि आप उनको जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, और उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि वो उनके पास कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल इंश्योरेंस होनी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया। मुझे बताया जा रहा है कि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, इसलिए मज़ीद कॉल्स हम आज नहीं ले सकते। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिन कॉलर्स ने हमें फ़ोन किया उनको उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और उसके अलावा भी जो लोग हमारे व्यूअर्स थे जो प्रोग्राम देख रहे थे उनको इस प्रोग्राम की वसातत से इमिग्रेशन कवानीन, UK के इमिग्रेशन कवानीन से मुतल्लिक़ काफ़ी मालूमात मिली होंगी। इंशाअल्लाह ज़िंदगी हुई तो अगले हफ़्ते इसी टाइम पे, यानी कि 6 बजे UK टाइम पे वीनस TV पे आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।